मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में करंट फैलने की अफवाह फैल गई तो भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, बैरिकेडिंग गिरा दी, कुछ श्रद्धालु उसके नीचे दब गए, घायल हो गए, किसी के पैर में चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया। महाकाल मंदिर परिसर में ही हुआ। श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के साथ ही नागचंद्रेश्वर महादेव की पूजा के लिए पहुंचे थे। सावन का तीसरा सोमवार था तो नाग पंचमी भी पड़ गई। देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंच गए क्योंकि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद यह मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। देश और दुनिया भर से श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नाग पंचमी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लंबी कतार लग गई, लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उसी दौरान वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बैरिकेडिंग एक जगह से गिर गई। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई, हालात बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग के पास जो लोग थे वो संभल ही नहीं सके, जमीन पर गिर गए। पीछे मौजूद लोग जमीन पर गिरे लोगों के ऊपर चढ़कर फिर बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने पहले तो हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई। भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई। उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए और बैरिकेड के नीचे मेरे दो ही पैर फंस गए। एक को मैं जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया वहीं पे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया भीड़ को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे। भगदड़ जब हुई कई लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी जब श्रद्धालु लाइन में लगे थे तभी किसी ने यह अफवाह फैला दी कि मंदिर परिसर के एक हिस्से में करंट फैल गया, तो फिर लोग डर गए और हालात बिगड़ गए। हालांकि मंदिर प्रशासन ने साफ किया कि करंट फैलने की बातें पूरी तरह झूठ थी, अफवाह थी। कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुगमता के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद है। पूरे साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। नाग पंचमी के दिन 24 घंटे तक मंदिर खुला रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। महाकाल मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी इस बार सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ गई। इसे देखते ही मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। पिछले साल की तुलना में ज्यादा चौड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन एक अफवाह की वजह से वहां हालात बिगड़ गए। और इसी तरह बिहार के लखीसराय में भी भगदड़ मच गई तो हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। अशोक धाम मंदिर है वहां भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं के बीच करंट फैलने की अफवाह उड़ी तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, दौड़ने लगे। उसी चक्कर में कुछ महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं। 7 महिलाओं की जिंदगी खत्म हो गई, मौत हो गई, उनकी जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ की हालत नाजुक बताई गई, गंभीर बताई गई। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तांता लग गया श्रद्धालुओं का। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। करंट फैलने की अफवाह उड़ने से वहां के हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। जान बचाने के लिए लोग भाग खड़े हुए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रशासन के मुताबिक सावन के तीसरे सोमवार की वजह से मंदिर में लोगों की बेहिसाब भीड़ जमा थी, पैर तक रखने की जगह नहीं थी। तभी मंदिर के पास मौजूद एक खेत में बिजली का एक खंभा गिर गया। अफवाह उड़ी कि कुछ लोग करंट की चपेट में आ गए। अचानक में 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो गई थी तो भीड़ काफी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया और बाएं साइड वाला बैरिकेडिंग टूट गया था। उसी में महिलाएं सब एक साथ गिर गई। करंट फैलने की अफवाह फैली तो मंदिर के बाहर हालात बिगड़ गए, खराब हो गए, भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लग गए, इधर उधर दौड़ने लग गए। उसी चक्कर में कुछ महिलाएं एक दूसरे पर गिरती चली गईं, दब गईं। कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं। पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 और धक्का दे दी। अच्छा, गिर गए। मतलब समझ गए 20-25 वो औरत गिर गई एक दूसरा पे। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। एम्बुलेंस की मदद से फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। 7 महिलाएं दम तोड़ चुकी थी। कई महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई। जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है और
जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। इधर यूपी पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया। एटीएस के मुताबिक उसे मदरसों के नाम पर चंदा जमा कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने दावा किया आरोपी ने अपने खाते से कई बार संदिग्ध लोगों को पैसे भेजे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर देश में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को खत्म करने की जानकारी दी। उनके मुताबिक 12 अगस्त को 14 राज्यों में छापेमारी की गई और 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने इस मामले में ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया। उनके खिलाफ दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं। मुंबई के पास पालघर में स्टील की एक फैक्ट्री में धमाका होने से दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक धमाका फैक्ट्री की इलेक्ट्रिक भट्टी में हुआ। हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कई गांवों में तेंदुओं की दहशत फैली हुई है और वन विभाग ने 5वें तेंदुए को पकड़ने का इसमें दावा किया। कई हफ्तों से कई गांवों में तेंदुओं ने आतंक मचा रखा है। खौफ पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव वाले कह रहे हैं पूरे इलाके में एक दो नहीं बल्कि कई तेंदुए घूम रहे हैं। न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि लोगों पर हमले कर रहे हैं, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तेंदुए के हमले में एक महिला की जान तक जा चुकी है, कई किसान घायल हो चुके हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में डर फैला हुआ है। तेंदुओं के डर से लोग घरों में कैद हो गए। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, किसानों ने खेत पर जाना छोड़ दिया, महिलाओं ने घरों से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि तेंदुआ कब और कहां से हमला कर दे। किसी को भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है, किसी पर अटैक कर दे, किसे अपना शिकार बना ले। हालांकि वन विभाग की टीम ने 5 तेंदुओं को पकड़ने का दावा किया, पिंजरे में कैद करके उनको बंद किया, लेकिन इसके बाद भी मुरादाबाद के कई गांवों में तेंदुओं का खौफ खत्म नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं उनके इलाके में कई तेंदुए मौजूद हैं जो आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। कब से तेंदुआ परेशान कर रहा है? 1 महीने से परेशान कर रहा है। पूरी बरसात ही समझ लो हो गई। बहुत, एक तेंदुआ नहीं है यहाँ तो कई सौ तेंदुए हैं। कुछ पकड़े गए हैं अभी? एक तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें जुटी हुई हैं। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। लाउडस्पीकर की मदद से वन विभाग ने गांव वालों को सतर्क किया, अलर्ट किया कि वो अकेले खेतों में न जाएं, झुंड बनाकर खेतों में जाएं, खेतों में बैठकर काम न करें, खड़े होकर काम करें। तेंदुए के पैरों के निशान दिखने पर तुरंत वन विभाग को जानकारी दें। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस मुश्किल हालात में ये पूरी कॉम्बिंग होती है, सर्च ऑपरेशन चलता है और आप ये यहाँ पर जो पग मार्क होते हैं उसको ट्रैक करते हैं? जी ट्रैक कर रहे हैं उसको। पग मार्क ट्रैक कर रहे हैं, उसको पकड़ना फिर आसान हो जाता है हमें। मुरादाबाद जिले में लालपुर पीपलसाना गांव है। गांव के पास ही तेंदुए के पैरों के निशान पाए गए। कुछ रोज पहले ही गांव की रहने वाली एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। और आप देखिए कि ये तेंदुए के पैरों के निशान, पग मार्क जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर तेंदुए ने संतोष देवी नाम की महिला को अपना शिकार बनाया था। ऐसे ही गन्ने के खेत में वो खींच करके ले गया था। कुछ गांवों में तो लोग रात में पहरा देने को मजबूर हो गए। कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर गांव में पहरा देते नजर आए। हालांकि वन विभाग की कई टीमें पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं। जगह जगह पिंजरे भी लगा दिए गए। थर्मल कैमरों से लेकर ड्रोन की मदद से तेंदुओं पर नजर रखी जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी आसपास के गांव में तेंदुओं की दहशत खत्म नहीं हुई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए, खूब पथराव किया, नारेबाजी की, एक दूसरे को लड़ने के लिए ललकारा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उन्हें रोक कर रखा। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त के दिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर उसके नेताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए मशाल जुलूस निकाला
और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गए। घेराव करने की कोशिश की। वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। उसने किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता बाहर निकलना चाहते थे। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। पुलिस दोनों तरफ खड़ी हो गई। एक तरफ पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने में जुटी रही, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालती रही। उसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों को धक्का देकर आगे बढ़ गए। कांग्रेस दफ्तर के नजदीक पहुंच गए। वहां पहले से ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सीढ़ियों पर खड़े थे। उन्हें देखकर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पुलिस ने दफ्तर का गेट बंद कर दिया था, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। इससे पहले बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगाते हुए वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। उनके आते ही वहां का माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का जवाब कांग्रेस ने भी नारेबाजी से दिया। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, बवाल होता रहा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों दलों के लोगों को शांत कराया। बाद में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। उधर बिहार के गोपालगंज में एक मस्जिद के अंदर इमाम का शव मिलने से सनसनी मच गई। बिहार के गोपालगंज में एक मस्जिद के अंदर इमाम का शव मिलने से हंगामा हो गया। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से हमला कर इमाम की हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का दावा किया, लेकिन हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। झारखंड में नियुक्ति घोटाले के मामले में सीआईडी ने जांच तेज कर दी। सीआईडी की टीम ने रांची में मौजूद जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में छापेमारी की। ये कार्रवाई कई भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की जांच के लिए की गई। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के बीच होने वाली बातचीत टल गई। प्रदर्शनकारी छात्र इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। लखनऊ के एक स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राएं सड़क पर आ गईं। बीच सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन किया, पूरा रास्ता जाम कर दिया। सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गईं, जमकर नारेबाजी की। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में छात्राओं ने आरोप लगाया, उनके स्कूल में पिछले 7 महीने से टीचरों की कमी है। पिछले 7 महीने से वो टीचरों की मांग कर रही हैं। उनका दावा है उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही, इसलिए वो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गईं। पूरा रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया, किसी के आने जाने की जगह नहीं छोड़ी। एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क को घेर कर बैठ गईं। जमकर उन्होंने नारे लगाए, मुख्यमंत्री को बुलाने की जिद पर अड़ गईं। छात्रों का हंगामा हुआ तो पुलिस पहुंच गई। भारी पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। पुलिस ने छात्राओं से बात भी की, उन्हें मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, वहीं डटी रहीं। अपनी जगह से हिली तक नहीं, टस से मस नहीं हुई। लंबा जाम लग गया। छात्राओं का कहना है अगले 5 महीनों में उनकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, लेकिन उनके स्कूल में फिजिक्स का एक भी टीचर नहीं है। हमारे फिजिक्स के टीचर नहीं, हम लोग 7 महीने से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी जा रही है। और 5 महीने बच्चे हमारे बोर्ड में, हमारे परसेंटेज की बात है। यहाँ जब टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम टेबल भी हमारा ऐसा कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ पढ़ने का। आरोप यह भी लगाया गया कि उनके स्कूल का टाइम टेबल ऐसा है कि उन्हें अपने आप पढ़ाई करने का बिल्कुल वक्त भी नहीं मिलता है। सारा टाइम स्कूल की चीजों में ही निकल जाता है, ऐसा टाइम टेबल बना हुआ है। 1 घंटे असेंबली, 1 घंटे असेंबली, सुबह खाना खाने के बाद फिर असेंबली, मतलब 2-3 घंटे ऐसे ही कहती है रात को 11 बजे सो जाओ। कहां से सोए? पढ़ने कितना? धरने पर बैठी छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनके स्कूल में टीचर नहीं रखे जाते, तब तक वो सड़क से नहीं उठेंगी, अपना धरना जारी रखेंगी। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में जर्जर हो चुकी एक सरकारी स्कूल की इमारत में बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर दिखे।
बारिश के मौसम में स्कूल की हालत और खराब हो गई। छतों से पानी टपकने लग गया, दीवारों पर सीलन आ गई, स्कूल के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया। वहां के प्रिंसिपल के मुताबिक वहां यह समस्या 2 साल से है। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पाई। स्कूल की मरम्मत नहीं हो सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल की हालत और जर्जर हो गई। सीलन के कारण वहां की दीवारें बच्चों को डराने लग गईं। सभी कमरों का यही हाल दिखा। ऐसा लगा वो कभी भी गिर सकती हैं, टूट सकती हैं। परेशानी यही खत्म नहीं हुई, स्कूल के कुछ कमरों में तो छतों से भी पानी टपकता दिखा। बच्चों को इन हालात में भी बैठना पड़ा, टीचरों को बैठना पड़ा। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल की यह हालत पिछले 2 साल से है। कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सूचना 2024 में कलेक्टर महोदय को भी पत्र के द्वारा दिया। इसके पश्चात अभी वर्तमान में जुलाई 26 में भी हमने कलेक्टर महोदय को सूचना दिया है। स्कूल प्रशासन ने आशंका जताई कि अगर जल्द ही मरम्मत का काम नहीं हुआ तो वहां कभी भी हादसा हो सकता है। उसने शिक्षा विभाग से इस पर जल्द कार्रवाई किए जाने की अपील की। उधर राजस्थान सरकार ने आदेश दे दिया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी सरकारी स्कूल में घुसेगा तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट एक सख्त कानून है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के फोटो खींचने, वीडियो बनाने, बच्चों का इंटरव्यू लेने या लाइव स्ट्रीमिंग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को स्कूल में अंदर जाना है तो पहले प्रिंसिपल से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसे बच्चों की निजता, प्राइवेसी की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया, लेकिन कुछ बच्चों के परिवार वालों ने इसे पूरी तरह गलत बताया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक स्कूल में आने वाले हर व्यक्ति को पहले विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। एंट्री के बाद बाहरी व्यक्ति को अगर किसी क्लास में जाना है तो वो प्रिंसिपल, शिक्षक या स्कूल के किसी कर्मचारी को साथ लिए बिना नहीं जा सकेगा। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, ये नियम प्रयोगशाला में जाने के लिए भी लागू होगा, लाइब्रेरी में जाने के लिए लागू होगा, हॉस्टल में जाने के लिए भी लागू होगा, खेल के मैदान में जाने के लिए भी लागू होगा, स्कूल के शौचालय तक के में जाने के लिए लागू होगा। कि सरकार की मंजूरी के बिना, जिसके लिए संस्था प्रधान को अधिकृत किया गया कि वो मंजूरी देंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे और जो चाहेंगे वही दिखा पाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना बच्चों की, शिक्षकों की या स्कूल की किसी भी गतिविधि की फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी, वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। आदेश में किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के स्कूल में एंट्री लेता है या तय नियमों को नहीं मानता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मतलब बच्चों के यौन शोषण के लिए लगाई जाने वाली धारा लगा दी जाएगी। हालांकि सरकारी नियम पर कुछ बच्चों के परिजनों ने सवाल उठा दिए। सरासर गलत है सरकार की नीतियाँ। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी सोसाइटी में स्कूल है, जहाँ भी जिस ग्राम में स्कूल है, वहाँ एक कमेटी बनी होती है पेरेंट्स की और टीचरों की, टीचर्स की, सब आपस में सहयोग करते हैं। राजस्थान सरकार का यह आदेश उस वक्त आया जब कुछ छात्र संगठनों ने राजस्थान में स्कूल ठीक करो नाम से एक अभियान की शुरुआत की और वो अलवर के एक सरकारी स्कूल में पहुंच गए थे। वहां अव्यवस्था का आरोप लगाकर हंगामा किया था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी हो गई। वहीं आईटी सेल के प्रमुख की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मास्के को दे दी गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राम माधव और बैजयंत पांडा समेत कई नेताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप में दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शुभम शर्मा नाम के एक वकील ने इस मामले में उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए। इधर दिल्ली में यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षा रद्द होने पर लेफ्ट के छात्र संगठनों ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनटीए एक सरकारी एजेंसी है जो यूजीसी नेट और नीट समेत कई परीक्षाएं करवाती है। ओखला इलाके में एनटीए का ऑफिस है दिल्ली में। उसी के बाहर बड़ी संख्या में लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनटीए को भंग करने की मांग की, बैन करने की मांग की, खत्म करने की मांग कर दी। एनटीए पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एनटीए दफ्तर के बाहर पहुंच गए। उनके हाथों में तख्तियां लिखी हुई थी, उस तख्तियों पर नारे लिखे थे। उन्होंने वहां हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया, एनटीए के चेयरमैन से इस्तीफा देने की मांग की। एनटीए के दफ्तर के बाहर लेफ्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ जैसे तमाम संगठन यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पहले से ही दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। धक्का मुक्की होने लगी, हाथापाई होने लगी। लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे, जबकि पुलिस वाले उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते नजर आए। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति बन रही है। बैरिकेड्स लगाए गए थे पहले से ही। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर दिखाई दे रही थी। पुलिस का कहना है प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से पुलिस के जवानों के साथ उनकी झड़प हुई। काफी देर तक एनटीए दफ्तर के बाहर अफरा तफरी मची रही, गहमा-गहमी बनी रही। बाद में पुलिस ने हालात संभालने के लिए प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश में मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी एक जगह से धंस गया। उन्नाव में सड़क और उसके किनारे लगी रेलिंग के बीच करीब 10 मीटर लंबा गड्ढा हो गया। नीचे की मिट्टी बह गई। तेज बारिश को एक्सप्रेसवे के धंसने की वजह बताया गया। गंगा एक्सप्रेसवे में गड्ढे की खबर मिलते ही उसे बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी वहां पहुंच गए। मिट्टी खोदने वाली मशीन बुला ली गई। एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के 12 जिलों को जोड़ते हुए बनाया गया था। इसी साल 29 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन तेज बारिश हुई तो उन्नाव के पास सड़क धंस गई। सड़क जहां धंसी वहां एक पुलिया है। सराय कटियान नहर पर पुलिया बनाई गई थी। यह जगह एक्सप्रेसवे पर मेरठ से प्रयागराज की तरफ जाने वाली लेन पर है। 3 महीने मुझसे तो चला नहीं है और यहाँ पर देखो पुलिया फूट गई है और रोड डाइवर्जन कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 4.5 साल के समय में तैयार कर लिया गया था। 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यह बताया गया था, लेकिन 3 महीने हुए उद्घाटन को। और इसके धंसने से इसकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे से पानी के निकलने के लिए बनाई गई नालियां भी टूटी हुई दिखाई दी। ढलान पर लगाए गए पत्थर भी उखड़े हुए नजर आए। लखनऊ और कानपुर के बीच भी जो एक्सप्रेसवे है उसके धंसने की खबरें सामने आई थी। अब यह हो गया। इधर ओडिशा के मयूरभंज में 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस गया। ओडिशा के मयूरभंज में बारीपदा के पास भारी बारिश की वजह से 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस गया। इस घटना के बाद बारीपदा से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में सेल्फी लेने के चक्कर में एक बच्ची नदी में बह गई। वो अपने परिवार के साथ नदी किनारे घूमने गई थी। सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसला और तेज बहाव की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो में एक लड़की की फोटो खींचने के एक आरोपी सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि सीआईएसएफ जवान ने चोरी छिपे उस लड़की की फोटो खींची। जब उस लड़की ने फोटो डिलीट करने को कहा तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप यह भी लगाया गया कि यात्रियों को डराने के लिए सीआईएसएफ जवान ने अपनी पिस्तौल तक निकाल ली। जब मामला सामने आया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। येलो लाइन के एम्स मेट्रो स्टेशन पर यह हुआ। कुछ लोगों ने मेट्रो के अंदर एक सीआईएसएफ जवान से छीना झपटी की, उनका फोन छीन लिया, उनका गिरबान पकड़ लिया।
एक लड़की ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ जवान ने चोरी छिपे उसके कुछ फोटो लिए। जब सीआईएसएफ जवान से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो लोगों ने उनका फोन छीन लिया और जब फोन की जांच की गई तो उसमें उस लड़की के कई फोटो दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर फोटो डिलीट करने का दबाव बनाया। कितनी फोटो काफी देर तक हंगामा मचता रहा। मेट्रो में धक्का मुक्की हो गई, छीना झपटी हो गई, कहासुनी हो गई। लोगों ने आरोप लगाया गुस्से में सीआईएसएफ जवान ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उनके ऊपर तान दी और उन्हें धमकाया। हालांकि दिल्ली मेट्रो पुलिस ने पिस्तौल दिखाने की बात से तो इनकार किया, लेकिन इसके बाद आरोपी सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। इधर मुंबई के चर्चगेट इलाके में इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लग गई तो इमारत में फंसे लोगों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास इमारत की बेसमेंट में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई। इमारत के अंदर कई कर्मचारी फंसे हुए थे। बेसमेंट में आग लगने से पूरी इमारत में काला धुआं भर गया, सांस तक लेना मुश्किल हो गया। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया, बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया, सीढ़ी मंगवाई। कुछ कर्मचारी इमारत की दूसरी मंजिल पर सीढ़ी से गए, विंडो एसी को निकालने में जुटे ताकि वो अंदर जा सकें, उस रास्ते से अंदर फंसे हुए लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। जो लेटर देख रहे हैं वहां पर विंडो को तोड़ा जाएगा, एसी जो कंपार्टमेंट है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित यहां से बाहर निकाला जा सके। इमारत में लगातार धुआं बढ़ता जा रहा था। धुआं भरने के साथ फायर ब्रिगेड की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत की बेसमेंट से फिर धुआं निकालने का काम शुरू किया। धुआं निकालने के लिए बाकायदा यहाँ देखिए यहाँ पर वैक्यूम लगाया गया है कि जो अंदर धुआं, जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, जो धुआं अंदर भरा हुआ है उसे किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इमारतें, आसपास की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित फिर बाहर निकाल दिया। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर की बिक्री और उत्पादन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। एनालॉग पनीर दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बनाया जाने वाला पनीर होता है, लेकिन दिखता एकदम दूध वाले पनीर जैसा है। यूपी से पहले इस पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया जा चुका है, गुजरात में बैन लगाया जा चुका है, महाराष्ट्र में बैन लगाया जा चुका है, छत्तीसगढ़ में बैन लगाया जा चुका है। प्रतिबंध लगने के बाद खाद्य विभाग की अलग अलग टीमों ने यूपी के कई शहरों में एनालॉग पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा, पनीर जब्त किया, खोया जब्त किया, चीज और बटर जब्त किया, उन्हें नष्ट किया। बीते कुछ महीनों से कई जगहों पर एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचे जाने की शिकायतें मिली थी। मतलब जिस पनीर को दूध की जगह रिफाइंड ऑयल से, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल से बनाया गया था, उसे दूध से बना पनीर बताकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। ग्राहकों के लिए दूध से बने पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क करना मुश्किल हो रहा था, ग्राहक नहीं कर पाते। कुछ जगहों पर साफ सफाई और पैकेजिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। एनालॉग एक्ट में मान्य है, सरकार इसका लाइसेंस भी देती है, उसमें FSSAI के वेबसाइट पर निर्धारित है ये, लेकिन एनालॉग कभी भी खुले में नहीं बिक सकता। वो पैकेट आइटम ही बिकेगा, उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा होगा कि तेल मिलाया गया है तो कौन सा तेल है, इसमें प्रोटीन कौन सी है, प्रोटीन का स्रोत क्या है। एनालॉग पनीर पर सबसे पहले 30 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने बैन लगाया था। इसके बाद 30 जुलाई को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। दोनों राज्यों में 1 साल के लिए इसके उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाया गया था। 5 अगस्त को फिर गुजरात ने भी एनालॉग पनीर को लेकर सख्त फैसला ले लिया था। इसके साथ ही एनालॉग चीज और एनालॉग बटर पर भी रोक लगा दी थी। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर बैन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया। यूपी के गाजियाबाद में तो खाद्य विभाग ने पनीर की जांच के लिए अभियान चलाया। एक खास तरह की गाड़ी चलाई, उसमें एक लैब मौजूद है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इसको नाम दिया गया। इस गाड़ी के जरिए जगह जगह जाकर पनीर और दूसरे खाद्य पदार्थों की चेकिंग शुरू कर दी गई। ये फूड वैन जो है ये हर तरह के खाद्य पदार्थों की चेकिंग करती है। इसके अलावा पानी हो या जो मसाले हों उनकी भी
गुणवत्ता को चेक करती है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। न्यूज 18 की टीम के सामने ही खाद्य विभाग की टीम ने एक दुकान से लिए गए पनीर के सैंपल की जांच की। जांच के दौरान पनीर के टुकड़ों पर जांच में इस्तेमाल होने वाला केमिकल डाला गया। खाद्य विभाग ने जानकारी दी कि उनकी जांच में पनीर का सैंपल फिर वहां सही पाया गया, यानी उस पनीर में कोई मिलावट नहीं थी। खाद्य विभाग के अधिकारी ने मिलावटी और असली पनीर की जांच के लिए ग्राहकों को कई सुझाव भी दिए। पनीर क्या होता है, पनीर का कलर एकदम व्हाइट नहीं होना चाहिए, जैसे आपका चूना होता है वो होता है। आप ये देखिए कलर कैसा है इसका, व्हाइट नहीं है, थोड़ा क्रीमी सा। हाँ क्रीमी कलर है। हाँ। तो एक तो हम फिजिकल देख के ये हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा, इसमें कोई व्हाइटनर वगैरह नहीं मिला हुआ है। खाद्य विभाग के मुताबिक एनालॉग पनीर के नाम पर मिलावट का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, इसलिए सरकार ने सख्त कार्रवाई की और बैन लगा दिया ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिले और वो एनालॉग पनीर के नाम पर मिलने वाले मिलावटी पनीर से बच सके। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से 25 किलो एनालॉग पनीर जब्त कर लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से 25 किलो एनालॉग पनीर जब्त किया। एनालॉग पनीर दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध होने के बाद भी उसे बेचा जा रहा था। सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया होने की बात सामने आने के बाद रेलवे पुराने और खराब पानी के टैंक बदलने में जुट गया। रेलवे के मुताबिक 20,000 स्टेशनों पर टैंक टू टैप वाटर फिल्टर सिस्टम लगाए जाएंगे और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घूमने आए कुछ पर्यटक पार्वती नदी में फंस गए और वहां चीख पुकार मच गई। रस्सी के सहारे उन चारों को बाहर निकाला गया। चारों लोग दिल्ली से कुल्लू घूमने गए थे, मौज मस्ती के लिए पार्वती नदी में चले गए और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। मौसम मानसून का है ही, पानी का बहाव तेज हो गया। चारों पर्यटक नदी के बीचों बीच फंस गए। चारों पर्यटक नदी के बीचों बीच एक टापू जैसी जगह पर चढ़ गए। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भीड़ लग गई। कई लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस बचाव टीम के साथ वहां पहुंच गई। बचाव अभियान शुरू किया गया। उन पर्यटकों की तरफ एक रस्सी फेंकी गई। नदी में फंसे चारों पर्यटकों में एक ने वो रस्सी पकड़ी, वो नदी में उतर गया। तभी किनारे खड़ी बचाव टीम ने पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचा और धीरे धीरे उस पर्यटक को नदी के किनारे तक ले आई। बचाव टीम ने इसी तरह बार बार रस्सी फेंकी और उसकी मदद से चारों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो इस मौसम में नदी के पास जाने से बचें। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बारिश लगातार होने से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगातार हो रही बारिश के बीच सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नदी के पास रहने वालों पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम ने नदी के पास गश्त लगानी शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी भर जाने से कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में भीषण आग लग गई। 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग झुलस गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते उसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई। उसने होटल के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि होटल के फायर सेफ्टी सिस्टम में तो कोई खामी नहीं थी। बीरभूम में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तारापीठ मंदिर। हादसा मंदिर के नजदीक मौजूद एक होटल में हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठहरे हुए थे। तारापीठ मंदिर जाने की योजना थी, तभी होटल में आग लग गई। अचानक होटल के कई कमरे भीषण लपटों में घिर गए। बाहर धुएं का गुबार फैल गया। ये देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पहुंच गई। दमकल विभाग की टीमें पहुंच गई। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। साथ ही होटल के ऊपरी मंजिल तक बाहर से सीढ़ी लगाई गई ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। हादसा सुबह के वक्त हुआ जब ज्यादातर श्रद्धालु होटल में सो रहे थे। राहत और बचाव की टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस बीच पुलिस ने होटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उन्हें हिरासत में ले लिया। आशंका जताई कि होटल में आग से निपटने के इंतजाम नहीं थे।
जो होटल लॉज के जो मालिक, उनके जो लड़के जिसको चलाते थे, उनको हमने प्राथमिक हिसाब से डिटेन करके पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। दमकल की टीम ने कड़ी मेहनत की ताकि आग आसपास दूसरे होटल तक न फैले। काफी देर बाद में उसने आग को पूरी तरह बुझा दिया। इधर श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट में श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा के शानदार शतक और निरोशन टिकवेला की 80 रन की पारी के बाद भी टीम इंडिया ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। चौथे दिन टीम इंडिया बैटिंग के लिए उतरेगी। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शेयर बाजार में फिर गिरावट रही। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने भी बाजार को निराश किया। हालांकि मेटल इंडेक्स से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इससे भी बाजार संभल नहीं पाया और कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 281 अंकों की गिरावट के साथ 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 24,287 पर पहुंच गया। अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ओमान को खुली चेतावनी दी कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में उसने दखल देने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सौबात की एक बात यह कि ईरान युद्ध का एक मोर्चा तो ईरान सीधा ही जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस मोर्चे पर अमेरिका की हालत क्या हो गई है वो एक ऐसी खबर से पता चल जाता है जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया यहां पर, लेकिन अमेरिका में उस पर हाहाकार मचा हुआ है। और अमेरिका में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हाहाकार मचा हुआ है। ये तो लोग जानते हैं कि अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर तैनात कर रखा है। एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूएसएस एब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब समुद्र में तैरता हुआ हवाई अड्डा, एक तरह से एयर स्टेशन है, उससे हवाई जहाज भी उड़ते हैं। यानी है तो वो पानी का जहाज, लेकिन उससे उड़ाए जाते हैं फाइटर प्लेन अटैक करने के लिए। तो जहां पर एयरबेस नहीं होते हैं उसके उन देशों के पास समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाकर अटैक किया जाता है। तो हाहाकार वहां पर क्यों मचा हुआ है? लेकिन हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस यूएसएस एब्राहम लिंकन से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के नौसैनिक समुद्र में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश तक कर चुके हैं वहां। जी, अमेरिका के नौसैनिक समुद्र में कूदकर जहाज से भागने की कोशिश तक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो तंग आ गए हैं। 260 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं उन्हें समुद्र में रहते हुए, 9 महीने हो रहे हैं, मतलब पागल हुए जा रहे हैं वो। मानसिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है उनका। उनके परिवार वाले अमेरिका में हल्ला काटे हुए हैं कि इतने लंबे समय तक समुद्र में किसी को नहीं रखा जाता। अमेरिका की नौसेना का आधुनिक काल में कोई भी मिशन इतना लंबा नहीं खिंचा है। रिकॉर्ड तो बन रहा है, लेकिन नौसैनिकों की हालत खराब हो रखी है। नौसैनिक अपने परिवारों को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनको वापस नहीं भेजा गया तो वो समुद्र में कूद जाएंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ एक कूद भी गए थे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन चलाया गया, उनको निकाला गया। अमेरिकी सेना की पश्चिम एशिया में जो कमान है उसको कहते हैं सेंट्रल कमांड, उसका मुख्यालय है उधर। उसके मुखिया हैं एडमिरल ब्रैड कूपर। उनको खुद जाना पड़ गया यूएसएस एब्राहम लिंकन पर। ये पूरा एक हवाई अड्डा है एक तरह से, एक समुद्र पर यूएसएस एब्राहम लिंकन। इस पर 5,000 लोग तैनात हैं, 5,000 से भी ज्यादा। और ये 8 महीने से ज्यादा हो गए निकले हुए से, 9 महीने होने जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में यह जहाज अमेरिका के सैन डिएगो से निकला था। शुरुआत में इसका मिशन इंडो पैसिफिक इलाके में था, यानी दक्षिण चीन सागर और आसपास के इलाके में। तो यह अमेरिका से उधर आया था, ये इस तरफ से नहीं आया था, वो उस तरफ से आया था। अमेरिका से उधर आया था प्रशांत महासागर की तरफ से। दिसंबर में ये गुआम में थोड़ी देर रुका। ये अमेरिका से उस तरफ प्रशांत महासागर की तरफ से आया था, गुआम में रुका। गुआम अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है प्रशांत महासागर में। फिर ये दक्षिण चीन सागर में ऑपरेशन करता रहा। फिर इस साल जनवरी में ईरान के साथ तनाव बढ़ गया था, तो इसको पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ दिया गया था। और तब से ये अरब सागर और आसपास के इलाके में ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में लगा हुआ है। और अब 260 से ज्यादा दिन हो चुके हैं
यानी 9 महीने होने को आ रहे हैं और इस पर तैनात लोगों ने तब से जमीन नहीं देखी है, जमीन नहीं देखी। यानी एक तरह से ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने ही लोगों को एक तरह से बंदी बनाकर रखा हुआ। ये अपने ही एक प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, इन्होंने अपने ही प्रिजनर बना रखे वॉर में। अमेरिका में इस पर रोष बढ़ता जा रहा है। ट्रंप नहीं मान रहे, उनके रक्षा मंत्री नहीं मान रहे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि यूएसएस एब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजना पड़ रहा है और भेजा जा रहा है, क्योंकि एब्राहम लिंकन पर हालात खराब हो चुके हैं। हालत खराब हो चुकी है लोगों की। लगभग 5000 लोगों का छोटा सा शहर समझ लीजिए इसको। इसमें लगभग 3000, मान लीजिए कि 5000 हैं टोटल, 5000 से ज्यादा, 3000 समुद्र में जहाज को चलाने के काम में से जुड़े होते हैं और बाकी लगभग 2000 वहां से फाइटर प्लेन उड़ाने के काम में जुड़े होते हैं मोटे तौर पर। इसमें हर तरह का सपोर्ट स्टाफ भी मिलाकर बता रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का 3 टाइम का खाना बनता है, नाश्ता बनता है, इतने सारे किचन हैं इसमें। अंदर ही समुद्र के पानी को साफ करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगा होता है। भाई पानी कहां से आएगा? अंदर साफ पानी चाहिए ना। इतने सारे लोगों के लिए पीने का पानी चाहिए, खाने पकाने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। साफ पानी देना ही अपने आप में एक ऑपरेशन है जहाज पर। फिर अंदर ही एक पूरा अस्पताल है, अंदर ही शॉपिंग सेंटर है, कई तरह के जिम हैं, लाइब्रेरी है, क्लब है, सिनेमा हॉल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन है तो एक तरह से कैद ही ना समुद्र पर। कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक चलता है, लेकिन 9 महीने होने को आ रहे हैं। दिमाग खराब हो रहा है सबका समुद्र ही समुद्र देखकर। ड्यूटी खत्म होने पर भी तो कहीं नहीं जा सकते। ड्यूटी खत्म ही रहना तो वही है, उसी जहाज पर रहना पड़ता है। आपने 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी कर ली, उसके बाद फिर वही। 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा जहाज है, इतना बड़ा है, 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा। लेकिन 9 महीने भी तो होगा, अब तो सारा देख लिया लोगों ने। 5-6 महीने तक तो नौसैनिक झेल लेते हैं, लेकिन ये जो आधुनिक जंगों के इतिहास का रिकॉर्ड बना दिया है इसने इतने दिन समुद्र में रहकर, इसके लिए तो इस पर तैनात सैनिक तैयार ही नहीं थे। और ईरान भी अच्छी तरह समझ रहा है, ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका के सैनिकों का क्या हाल हुए जा रहा है। वो खेले जा रहा है, वो खींचे जा रहा है, जंग को खींचे जा रहा है, बातचीत को खींचे जा रहा है। अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी जगह लेने जा तो रहा है, लेकिन ईरान की तो जीत पर जीत हुए जा रही है ना इससे। सैनिकों के परिवार तो बता रहे हैं कि जहाज पर ताजा खाना ही कम पड़ गया है। दूध उन्होंने महीनों से देखा नहीं है, मीट पुराना हो चुका है, कई बार खराब आ जाता है, टॉयलेट कई चोक हो चुके हैं, शावर में फफूंद लग गई है, गर्म पानी नहीं मिल रहा है कई कई दिनों तक सैनिकों को, कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, कई कई दिन तक उनको पहन रहे हैं, साबुन खत्म हो रहा है, टूथपेस्ट खत्म हो रहा है, घर से भेजा गया सामान नहीं पहुंच पा रहा है। काम के घंटों के बाद भी थकान नहीं जा रही है, क्योंकि उसी जहाज को देख देख कर ऊब चुके हैं सैनिक और मानसिक तनाव बढ़ गया है। कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि कुछ सैनिकों ने जहाज से कूदने तक की कोशिश की थी, उनके साथियों ने उन्हें रोका। एक नौसैनिक तो कूद गया था, उसको बचाया गया ऑपरेशन चलाकर। अमेरिकी सेना इन खबरों को भ्रामक बता रही है, लेकिन खारिज वो भी नहीं कर पा रही है। अब तो अमेरिका की संसद के कई सदस्यों ने जवाब मांग लिए सेना से, जांच की मांग की है कि क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि सैनिकों के परिवारों में पैनिक मचा हुआ है। अमेरिका के सैनिकों के शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ रहा है। लगातार चलते इंजन की आवाज के आदी तो वो होते हैं, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। नींद ठीक से नहीं मिल पा रही उनको, क्योंकि इंजन की आवाज तो है ही, विमानों का शोर लगातार बना हुआ है, बमबारी हो रही है। ये मत भूलिए, जंग तो चली रही है ना, ये कोई शांति के टाइम की ड्यूटी नहीं है, पहरे की ड्यूटी है, दिन रात चलती रहती है। धूप कम लगने से शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, जगह कम होती है, अंदर सोने की जगह कम होती है, लगातार काम करने से थकान बढ़ती जाती है, जिम वगैरह सब है, लेकिन शरीर कभी कभी कमजोर महसूस करता है। कुछ ना भी हो तब भी दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। घर परिवार से दूर एक ही जगह पर महीने दर महीने रहते जा रहे हैं। अनिश्चितता है, पता ही नहीं चल रहा जंग कब खत्म होगी। तनाव जो है वो धीरे धीरे थकावट, चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी पैदा कर रहा है। सैनिक इन सब बातों की आदत डाल लेते हैं, मजबूत भी बन जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। वो सीमा कह रहे हैं क्रॉस हो रही है। 200-250 दिन लगातार समुद्र में रहने के बाद शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, और इनके तो 9 महीने होने को आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को छका भी दिया है और थका भी दिया है। 100 बात की एक बात,
इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में जेडीएस महासचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने जेडीएस के महासचिव मंजुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने पर वो भड़क गए थे। मंजुनाथ पर आरोप लगे कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा और उन पर हमला करने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आशुतोष मिश्रा नाम के आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली थीं और उसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के हाजीपुर में हाईवे के किनारे मौजूद एक ढाबे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने से सनसनी मच गई। गोली लगने से ढाबे के मैनेजर समेत 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक खाने के पैसे नहीं देने पर ढाबे के कर्मचारियों की कुछ लोगों से मारपीट हुई थी। बाद में वहां फायरिंग हो गई थी। राजस्थान के जयपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली बात पर अशोक नाम के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में अशोक बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर और गर्दन पर कई चोटें आईं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने हमला करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया।